एम्स इकबाल साहब, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि उनके कारण ही मैं आज आप सबके बीच में उपस्थित हूं। आज हमारे इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के पैनल के जो भी मेंबर्स हैं, जिन्होंने मेरे पूर्व अपने वक्तव्य यहाँ पर रखे, ऐसे आदरणीय डॉक्टर सैयद मोइन सेहरा जी मैडम, मुंबई में पढ़ी है। जनाब मोहम्मद फजीलुद्दीन, वो भी मुंबई में है। आज मुझे नहीं लगा था कि यहाँ मुंबई के लोग मुझे इतनी बड़ी संख्या में मंच पर मिल जाएंगे, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखते रहते भाई साहब। उसके बाद जनाब फिरोज वक्त अहमद साहब, और अंत में जिनका बहुत ही उद्बोधक विषय प्रस्तुति हुई, डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिकार अहमद साहब, और आप सभी युवा साथियों और श्रोतृगण सबको मैं वंदन करता हूं। युवाओं के सपनों का भारत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आज का ये पैनल डिस्कशन हो रहा है। उसके चेयरमैन के नाते मेरे पास दो दायित्व आते हैं, ऐसे किसी भी पैनल के चेयरमैन के नाते। पहला दायित्व रहता है कि जो महानुभावों ने अपने विचार व्यक्त किए, उनका कुछ मैं समराइजेशन करूं, एक पूरा उन्होंने क्या कहा उसका एक इंटीग्रेटेड व्यू आप सबके सम्मुख रखूं एक। और दूसरा, उसके साथ साथ मेरे मन में जो विचार आते हैं वो भी आप सबके सम्मुख साझा करूं। तो हमारी मैडम सैयद मुबीन चेहरा मैडम हिस्ट्री की है। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से बात कही कि हिस्ट्री जो भारत की लिखी हुई है, वो दुर्भाग्य से हमें जिन्होंने गुलाम बनाया उन हिस्टोरियंस ने लिखी है। वैसे देखा जाए तो उन्होंने लिखने के बावजूद अगर वो एकेडमिशियन होते तो वो ठीक प्रकार से लिखने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने उनकी भूमिका से दृष्टि से वो हिस्ट्री लिखी है। इसलिए मैडम ने ये बहुत जोर देकर कहा कि अलग अलग नजरिए से हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। किसी भी एक दिशा की सोच को युवाओं ने या इतिहास के अभ्यासकों ने, छात्रों ने देखना नहीं चाहिए। हर एक चीज के अलग अलग क्या पहलू होते हैं उसके ऊपर हमने ध्यान देना चाहिए। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। ग्लोबल चैलेंजेस के लिए युवाओं को प्रिपेयर करना ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है, और इसके लिए इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच के गैप को पाटना, वोकेशनल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, रिसर्च इनोवेशन एंड टाइप्स विद द फॉरेन यूनिवर्सिटी, ऐसी बातों को समेटते हुए इन्होंने ये कहा कि ये सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संभव है। उसके बाद हमारे मुंबई के टाइम्स ऑफ इंडिया के कॉलमिस्ट जनाब मोहम्मद फजीलुद्दीन, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अलग पहलू को स्पर्श किया कि दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा व्यवस्था में अब तक रट्टा मारने वाली बात होती थी। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक दृष्टि से इस गलत तरीके को ध्वस्त करने की इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, इस शिक्षा नीति ने लिया है। और इसीलिए रट्टा नहीं मारना, पूर्ण रूप से समझना, अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे, समझना, उसके ऊपर विचार करना, ये एक बात उन्हें बहुत महत्वपूर्ण कही। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मुख्य आधार रहा है वो प्राइमेसी ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, मादरे जुबान की बात उन्होंने की। यथासंभव कम से कम 5th स्टैंडर्ड तक क्या हम अपने मादरे जुबान में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं क्या, ये भी बात उन्होंने बहुत महत्व की कही। उसके कई महत्व के पहलू हैं, क्यों मादरे जुबान में हमने पढ़ना चाहिए।
तो ये दो अत्यंत महत्व के बिंदु उन्होंने कहे और एक वार्निंग भी उन्होंने दी, उसका भी मैं जिक्र मेरे अपने विचारों में मैं प्रस्तुत करूंगा। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियां समाप्त हो रही है, इसलिए नए नए चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना ये आने वाले दिनों में युवाओं ने ध्यान में रखना चाहिए। तो ये बातें भी उन्होंने हम सबके बीच में कही। जनाब फिरोज साहब जी, इन्होंने तो 10+2 की रचना को जिस प्रकार से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने मोड़कर 5+3+3+4 इस स्ट्रक्चर में लाया, इसका उन्होंने जिक्र किया। उर्दू पुस्तकों का लोकार्पण हुआ, मैं सभी लेखकों का भी सम्मान करना चाहूंगा। अंत में मेरे पूर्व वक्ता डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिकार अहमद साहब ने 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, उसका भी जिक्र करना मैं मेरा फर्ज मानता हूं। उन्होंने कहा कि ये जो विषय चल रहा है वो युवाओं के सपनों का भारत, विकसित भारत की जो विजन है, वो भारत की स्वाधीनता को जब 100 वर्ष पूरे होंगे तब तक पूर्ण करने का प्रयास हमें करना है। और उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि क्या 2047 को कितने साल बचे हैं, और फिर उन्होंने एक बहुत बुनियादी बात कही कि केवल 22 साल बचे हैं, इसलिए जो भी जिस जगह पर काम कर रहा है उसको बड़े मेहनत से और दिल से अपने अपने स्थान से अपना पूरा 100% अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देते हुए अगर हम काम करेंगे तो ही 2047 तक विकसित भारत के सपने की ओर हम बढ़ सकेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। 3 बातों का जिक्र उन्होंने किया। There is no reason to be deficient in confidence. आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर हमें काम करना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा स्वयं पर विश्वास रखो। और ये 2 बातें जब मिल जाएगी तब ध्यान में आएगा कि भारत का फ्यूचर ये ब्राइट है, नथिंग टू वरी। तो मुझे लगता है कि इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे सभी वक्ताओं ने कही है। अब इसमें जो मुझे जो बातें जोड़नी है कि युवाओं का सपना क्या हो सकता है, सपनों का भारत क्या हो सकता है, तो स्वाभाविक रूप से सपनों का जो सिलसिला युवा के मन में चलता है वो मुख्य रूप से विकास, खुशहाली, शांति और केवल व्यक्ति का विकास नहीं, सभी समाज का विकास। क्योंकि सभी समाज का विकास होगा तो ही उसके अंतर्गत एक व्यक्ति का, एक परिवार का, एक राज्य का, एक शहर का विकास अंतर्निहित होगा। इसीलिए सबका विकास होने की आवश्यकता है। कोई एक समूह आगे बढ़कर चला जाए और बाकी पीछे छूट जाए तो ये चलेगा नहीं। यानी अगर हम भारत में बन रहे फ्लाईओवर्स को विकास का मॉडल मानते हैं तो हमें यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि फ्लाईओवर्स कैन नॉट बाईपास द स्लम्स beneath द फ्लाईओवर्स। अगर हमारे देश में स्लम्स मौजूद है, इसका अर्थ हमारा विकास भी अधूरा है, क्योंकि सबका विकास नहीं हुआ है। केवल फ्लाईओवर से विकास का प्रतिमान नहीं हो सकता। तो ये भी एक बड़ी महत्व की बात है। इसलिए युवा के सपने में यह है सबका विकास, स्वाभाविक रूप से स्वयं का विकास। अब आज परिस्थिति क्या बदली है और उसके संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ बिंदुओं को मैं स्पर्श करना चाहूंगा। सरकारी नौकरियां समाप्त तो हो रही है। मैं तो यही कहूंगा कि केवल सरकारी नौकरियां नहीं, शायद परमानेंट जॉब, ये भी कंसेप्ट समाप्त तो होने जा रही है। देयर कैन नॉट बी अ परमानेंट सेटलमेंट। शायद मेरी और मेरे से एक पीढ़ी अगली, ये अंतिम पीढ़ी होगी जिसने एक बार ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इंटरव्यू दिया, नौकरी ले ली, 30-35 साल वही काम करके रिटायर हो गए,
और हमारे महाराष्ट्र की भाषा में बाद में पूना में एक बंगला लेकर रिटायर्ड लाइफ पूना में जिएंगे, लोनावाड़ा में जिएंगे, ये सोचकर चले। ये अब संभव नहीं है। इट इज लाइक असाइनमेंट्स विथ अ क्वालिटी। मुंबई से मैं आता हूं तो मुझे मुंबई में फिल्म कैसे बनती है मुझे ध्यान में है, उसका उदाहरण मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। फिल्म बनाने वाली कंपनियां जो होती है, उनके पास उनके रोल पर नौकरी नहीं करते हैं कोई, वो फ्लोट करते हैं कि मुझे इस विषय पर फिल्म बनानी है। कोई लेखक है जो इसका लेखन कर सके, स्क्रिप्ट राइटिंग कर सके, कोई फोटोग्राफर है, कोई वीडियो आर्टिस्ट है, कोई साउंड मिक्सिंग है। अलग अलग कामों के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं। वो सभी लोग 2 साल 3 साल जैसा भी चलता है मेहनत करते हैं, एक पिक्चर बनती है, प्रोडक्शन होता है, वो रिलीज होता है, सबके पेमेंट्स होने के बाद सब अपने अपने जगह पर चले जाते हैं। देर इज नो कंसेप्ट ऑफ परमानेंट जॉब नाउअडेज। अब आपने उस फिल्म में जितना अच्छा काम किया होगा तो आपका रेफरेंस अगले फिल्म में आएगा कि नहीं, साउंड रिकॉर्डिंग का काम इसको दीजिए, ही डिड एक्सलेंट जॉब। तो हर 3 साल के बाद शायद आपको आपका नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, पिच करना पड़ेगा अलग अलग जगह पर। अब ये अगर आपने अनुभव किया तो ध्यान में आएगा कि महाविद्यालय में, कॉलेज स्टूडेंट्स में क्या क्वालिटीज होनी पड़ेगी, क्योंकि माहौल बदल गया है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, बिजनेस बदल रहे हैं, बिजनेस मॉडल्स बदल रहे हैं। परमानेंट जॉब मॉडल हैज गॉन, नाउ इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, हायर एंड फायर, हायर करो, काम करा के लो, बाद में उसका कोई संबंध नहीं है। अब ये अगर मॉडल है तो आज जो छात्र पढ़ रहा है उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? मैं 3-4 क्वालिटीज केवल गिनाता हूं। पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि किसी एक या दो विषय में, कोर सब्जेक्ट्स में मास्टरी होनी चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, मुझे तो अकाउंट्स का कोई मालूम नहीं है। अब ये नहीं चलेगा। यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन 1 or 2 कोर सब्जेक्ट्स, बट बाकी अलग अलग विषयों का भी ज्ञान आवश्यकता अनुसार आपको होना पड़ेगा। यहीं से रिफ्लेक्ट होता है इंटर डिसिप्लिनरी नेचर इन द एजुकेशन। हमने जब पढ़ाई की तो हमने इंजीनियरिंग पढ़ाई की, हमने उस समय कॉमर्स लॉ नहीं किया। लेकिन मैं जब पढ़ाता था तब मेरे स्टूडेंट्स मुझे पूछते थे कि मुझे अगर एक छोटी इंडस्ट्री निकालनी है इंजीनियरिंग करने के बाद, तो क्या लेबर लॉ के लिए मैं फिर लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लूं? क्या उस एंटरप्रेन्योरशिप को चलाने के लिए फिर से एमबीए में एडमिशन ले लूं? मेरे अकाउंट्स कैश फ्लो कैसा रखा जाएगा ये समझने के लिए क्या मैं फिर से एक बार अकाउंट्स का कोर्स करूं? ये संभव नहीं है सर। इंजीनियरिंग के 4 साल में ही आपको अलग अलग प्रकार के क्रेडिट्स रखने पड़ेंगे। स्टूडेंट अपनी एस्पिरेशंस के आधार पर अलग अलग क्रेडिट्स चूज करेगा, और वो क्रेडिट्स केवल आपके कॉलेज के द्वारा ही चलने वाले होना चाहिए, ऐसे नहीं है। आई कैन गो एंड टेक द कोर्स फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, IIM कलकत्ता, कहीं से भी मैं ले सकता हूं। इसीलिए शायद एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स जैसी फैसिलिटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आई है, क्योंकि मल्टीडिसिप्लिनरी पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, टेक्नोलॉजी में आपको एक्सपर्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि आज एवरीथिंग इज ऑन क्लाउड, एवरीथिंग इज विथ एआई। तो मैं एआई से संबंध नहीं रखता हूं, ये मेरे जनरेशन का व्यक्ति शायद कह सकता है। आज का छात्र को ये कहने की अनुमति नहीं है। एआई फॉर ऑल इज द मंत्र। दूसरा, मैंने टेक्नोलॉजी और 2-3 सब्जेक्ट्स में अच्छा काम किया, लेकिन मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, नहीं चलेगा। क्योंकि बिकॉज द बिजनेस मॉडल हैज चेंज, हर 3 साल के बाद आपको एक नया प्रोजेक्ट किसी के सामने पिच करना पड़ेगा, डिस्कशन करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, उनसे डेलिबरेशंस करनी पड़ेगी, परस्युएशन करना पड़ेगा। अब ये सब सॉफ्ट स्किल्स है, कहां सीखोगे? नहीं नहीं, ये तो मेरे कोर्स में नहीं था इसलिए मुझे नहीं आता है, ये नहीं चलेगा।
इसीलिए ऐसे अलग अलग छोटे छोटे विषयों के स्किल्स कॉलेज में ही आपको मिले, इसके लिए भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रावधान है। और अंत में शायद मेरी जनरेशन ऐसी थी कि मैंने जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, इंडक्शन मोटर्स, सिंक्रोनस मोटर्स, पावर सिस्टम, स्विच गियर, लगभग वो टेक्नोलॉजी आगे 20 साल चली, लेकिन आज टेक्नोलॉजी 3 साल में बदल जाती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये तो मुझे कॉलेज में पढ़ाया ही नहीं गया। इसीलिए आज स्टूडेंट्स को ये पढ़ाना आवश्यक है, हाउ टू लर्न लाइफ लॉन्ग। सब्जेक्ट केवल पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ना यह भी आवश्यक है कि जीवन भर कैसे पढ़ा जाता है। लर्निंग हाउ टू लर्न लाइफ लॉन्ग, क्योंकि आने वाले 2 साल में आपने जो महाविद्यालय में पढ़ा है वो शायद ऑब्सोलीट हुआ होगा, नई बातें आई होगी, आपको उसमें भी मास्टरी करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये चैलेंजेस है, और इसको मद्देनजर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये सभी जो बातें आई है ना, स्किल एजुकेशन, कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, ये सब क्यों आई है? ये उस कारण से आई है। और इसीलिए जब भारत का युवा जब देश के विकसित होने के सपना देखता है, तो उसकी तैयारी अब महाविद्यालयों में होनी पड़ेगी। और ये जो विकसित भारत का सपना है वो कौन लोग पूरे करेंगे? मुझे तो लगता है कि ये 4 ग्रुप्स है, जो अगर ठीक तरह से काम कर गए तो ये विकसित भारत का सपना पूरा होगा। पहला ग्रुप है स्वाभाविक रूप से युवा, यूथ ऑफ द कंट्री, वो महाविद्यालयों में पढ़ने जाता है। दूसरा ग्रुप है गरीब, क्योंकि मैंने जैसे कहा, फ्लाईओवर्स कैनॉट बी द मॉडल, द स्लम ऑल्सो शुड बी डेवलप्ड। इसलिए इस देश के गरीब को भी विकास में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, इसलिए गरीब। लेकिन गरीब भी महाविद्यालय में आकर पढ़ाई करता है। तीसरा समूह है महिला, वुमेन पावर। पॉपुलेशन में तो 50% है, लेकिन क्या सभी सेक्टर में 50% का हिस्सा महिलाओं का है? आज भी स्वाधीनता के 75 वर्ष के बाद भी सभी क्षेत्र में नहीं है। इसलिए वी आर टू फोकस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये तीसरा समूह है। और चौथा समूह है किसान। शायद वो इतना 100% एग्रीकल्चरल कॉलेज में शायद नहीं जाता होगा, ट्रेडिशनल खेती वो करता है। लेकिन इन 4 समूह में से 3 समूह शिक्षा से गुजरते हैं, और इसीलिए महाविद्यालयीन शिक्षा अच्छी होना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी पहलुओं को स्पर्श करते हुए छात्रों को मिलना, और एक कॉन्फिडेंट छात्र इस शिक्षा नीति से उत्पन्न होना, ये आने वाले समय की आवश्यकता है। मुझे दिया हुआ समय तो पूर्ण हो गया है, अंत में 2 मिनट लूंगा आज। लेकिन फिर भी भारत के शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के बारे में जितनी प्रगति होनी चाहिए उतनी हुई है क्या, ये प्रश्न हमारे सम्मुख उत्पन्न होता है। और इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट अगर हम करते हैं, तो इन सभी सपनों को, युवाओं को साकार करने के लिए हम तैयार कर सकते हैं। और इसका जिम्मा है वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स एंड इवन स्टूडेंट्स। मुझे कई बार लगता है कि कोई भी पॉलिसी अच्छी होती है, क्रियान्वयन डिफिकल्ट होता है। लेकिन मुझे तो कई बार लगता है कि ये डिफिकल्ट है इसलिए करने योग्य है। आसान बात तो कोई भी टॉम डिक हैरी कर लेगा। इफ इट इज डिफिकल्ट देन वी शुड डू इट। वी मीन्स वाइस चांसलर्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। मैं स्टूडेंट को उससे निकाल नहीं रहा हूं। स्टूडेंट शुड गो एंड meet principals and vice principals and vice chancellors and demand
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ये 10 बिंदु हमारे यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो रहे हैं? ये स्टूडेंट्स ने बोलना चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूं? देखो, मनुष्य ये स्टेटस को रहता है, उसका भाव रहता है कि जैसा है वैसा चलने दो, मेरे अभी 3 साल रिटायरमेंट को हो गया, अब क्यों नया सीखने को मुझे मजबूर कर रहे हो, अब मेरे ये 3 साल ऐसे ही गुजर जाने दो। ये मनुष्य का स्वभाव है, जैसा है उस स्थिति में रहना वो पसंद करता है। इसीलिए भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की नई नई बातें हर एक महाविद्यालय में इंप्लीमेंट होने में कम ज्यादा हो रहा है। इसीलिए देयर इज अ रोल ऑफ स्टूडेंट कि वो डिमांड करे कि सर हमें चैलेंजेस लेने हैं, हमें सपने देखने हैं, हमें प्रिपेयर करो, आप ये सब इंप्लीमेंट करो। तो मुझे लगता है कि अंत में भारत के प्रसिद्ध उर्दू के शायर निदा फाजली जी का एक शेर मुझे याद आता है, जो इस परिस्थिति को ठीक प्रकार से बैठता है, ऐसा मैं मानता हूं। उर्दू की मेरी समझ इतनी ठीक नहीं है, लेकिन निदा फाजली जी कहते हैं कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। इंप्लीमेंटेशन डिफिकल्ट है, उसके क्रियान्वयन के लिए निकलेगा तो धूप आएगी, स्टेटस को छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, सबको बाहर आना पड़ेगा। अगर दम है तो निकलो। और बाद में वो कहते हैं सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो सको। तो ये जो एक चैलेंज आज शिक्षा क्षेत्र के सामने आया है, टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन इट्स लेटर एंड स्पिरिट, which will ultimately cultivate the young students, जो सभी प्रकार के 21वीं शताब्दी के चैलेंजेस को लेने में सक्षम होंगे और वही आने वाले 22 वर्षों में 2047 में विकसित भारत का सपना अपने आंखों के सामने पूर्ण करेंगे। उन सभी को धन्यवाद आप सभी को देते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।